ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। बाबा, माँ कब तक ठीक हो जाएगी? बताओ ना बाबा, माँ को क्या हुआ है? बस मेरे बच्चे बस, रोते नहीं है पिंकी बेटा, शांत हो जा, चुप 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 चुप। सही बताओ बेटा, मुझे नहीं पता बेटा, कितने सारे वैद्य और हकीमों से इलाज करा लिया, शहर में डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन ना तो बीमारी पकड़ में आती है और ना ही तुम्हारी माँ ठीक हो रही है। अब तो भगवान ही मालिक है बेटा, भगवान ही मालिक है। इतना बोलकर सोहन रोते हुए घर से बाहर एक तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अरे का फायदा ऐसी इज्जत और दौलत का, जब मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। दरअसल सोहन एक ईमानदार इंसान था और राजा का सलाहकार भी। गांव के सारे लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे और अपना सारा धन सोहन के पास अमानत के तौर पर रखते थे। सोहन रो रहा होता है कि तभी उसके दोनों भाई छुप कर उसको रोता हुआ देख लेते हैं। ससुरा कहीं का, कितना बेवकूफ है हमारा भाई। भगवान ने इसको दौलत शोहरत सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये हमेशा अपनी बीमार पत्नी के लालच में रोता रहता है। नहीं तो। हाँ भाई, काश इतना पैसा हमारे पास होता तो आज हम अपनी जिंदगी ऐश में बिताते। हमारे पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होती और देखो, इसके दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में है, फिर भी नौटंकी रोने का मचा रखा है। तो क्यों ना अपने इस भाई को ही ठग लिया जाए, इसको चूना लगाकर इसकी सारी दौलत हम हथिया ले, फिर हम होंगे इसकी तरह पैसे वाले और हमारे होंगे दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में। क्या कहता है रे सुंदर, हैं? अरे ये तो ठीक है, लेकिन कैसे हम ये करेंगे कैसे भैया? आपको तो पता है ना, ये भैया सोहन भैया राजा के दरबार में सलाहकार हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सीधे कारावास की हवा खानी पड़ेगी। अरे तू चिंता मत ही कर रे भाई, उसके पास भले ही दौलत है, लेकिन हमारे पास बुद्धि का खजाना है। बस तू देखता जा किस तरह से मैं उसे ऐसे उल्लू बनाता हूँ और इसकी सारी दौलत ऐंठ कर मजे की जिंदगी जिएंगे। सोहन के दोनों भाई लालच में आकर उसकी दौलत ऐंठने के लिए झूठी कहानी बनाते हैं और सोहन के पास जाकर उससे कहते हैं, भैया, अभी तक भाभी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। मेरे भैया, आखिर कब तक आप भाभी की तबीयत को लेकर इस तरह से भाग दौड़ करते रहेंगे? क्या करूं भाई, मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। भाभी की चिंता तो हमको भी है भैया, हमारी प्यारी भाभी हैं। पता है भैया, इसीलिए मैं और सुंदर नीलगिरी पहाड़ी पर एक बाबा से जाकर मिले थे। भैया, उन्होंने कहा कि अगर आप उस पहाड़ी पर जाकर 11 दिन लगातार यज्ञ करेंगे और बाबा के बताए हुए मंत्रों का जाप करेंगे, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी भैया। बस 11 दिन की बात है भैया, कर लीजिए ना। हाँ भैया, मैं और श्याम गए थे ना बाबा के पास। अरे लेकिन अगर मैं पहाड़ी पर चला गया तो पीछे से सोनिया और पिंकी बिटिया का ख्याल कौन रखेगा? सोनिया तो वैसे ही बीमार है और पिंकी तो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 15 साल की। क्या करेंगे उसका? अरे आप तो बिल्कुल चिंता ना करो भैया, पिंकी हमारी भी बेटी जैसी है और सोनिया भाभी तो हमारी माँ जैसी हैं। इन दोनों का ख्याल हम रखेंगे। आप तो बेफिक्र होकर तपस्या करने जाइए भैया। कुछ भी हो जाए
भाभी का ठीक होना सबसे पहले है। हाँ हाँ, बात तो सही कही। एक बार सोनिया ठीक हो जाए तो सब ठीक है। भगवान तुम दोनों जैसे भाई हर किसी को दे। ठीक, मैं आज ही पहाड़ी के लिए निकल जाता हूँ और अपनी तपस्या पूरी करता हूँ। श्याम और सुंदर की बातों में आकर सोहन पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही वो पहाड़ी पर जाने वाला होता है, तभी गांव का ही एक किसान हरिया एक पोटली लेकर उसके पास आता है। जमींदार साहब राम राम। अरे जमींदार साहब, ये पोटली रख लो। आज ही मैंने अपने खेतों के अनाज का सौदा किया, इसमें कुछ अशर्फियां हैं। हाँ, लेकिन हरिया, अभी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम अपनी अमानत को अपने पास ही रखो, मैं लौट कर ले लूंगा, ठीक है? नहीं 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 जमींदार साहब, मुझे आपके ऊपर ही पूरा भरोसा है। इसे आप ही संभालो। आप पूरे गांव का पैसा अपने पास संभाल कर रखते हो और इसीलिए हम सभी चैन से सो पाते हैं। तो ये पोटली तो आप अपने पास ही रखोगे, मैं कहीं और नहीं ले जाऊंगा। ये लो। हरिया की इज्जत के आगे सोहन झुक जाता है और उसकी पोटली लेकर अपने भाइयों को दे देता है और कहता है, हाँ ठीक है। ए श्याम, ए सुंदर, देखो भाई, पूरा गांव मुझ पर भरोसा करता है और अपनी अमानत के सोने चांदी के सिक्के और गहने मेरे पास सुरक्षित रख के जाते हैं। सुनो, मैं तुम दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और गांव वालों की अमानत का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ 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 भैया, आप तो आराम से जाइए, हम है ना आपके छोटे भाई। हाँ, सब संभाल लेंगे। श्याम और सुंदर की बातें सुनकर हरिया मंदिर से ही तपस्या करने के लिए नीलगिरी पहाड़ी की तरफ चला जाता है और उसके जाते ही गया। देखा सुंदर, देखा कैसे मैंने इसको बेवकूफ बनाया और राजा इस बेवकूफ को अपना सलाहकार मानते हैं। ये सलाहकार है जो हमारे सलाह से बहकावे में आ गया, एकदम ऐसे जैसे गुड़ देखकर चींटी। अरे बिल्कुल सही कहा आपने भैया। अब सोहन भैया की सारी जमीन जायदाद और गांव वालों की सारी दौलत, सोने चांदी के सिक्के कहने सब होंगे हमारे। सोहन के जाने के बाद दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी सोहन के घर जाते हैं। यहाँ पिंकी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। अपने चाचाओं को देखकर पिंकी पूछती है, चाचा, बाबा कहाँ है? आपने बाबा को कहीं देखा? देर रात हो गई है, अभी तक बाबा घर क्यों नहीं आए? मेरे पिंकी बेटा, तुम्हारे बाबा तो नीलगिरी पहाड़ी पर तुम्हारी माँ के लिए यज्ञ करने गए हैं। बेटा, अब तो तुम्हारे पापा 15 दिन बाद ही लौटेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकते। बाबा को पता है माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और हमें उनकी जरूरत है। पिंकी को रोता हुआ देखकर सुंदर चिड़चिड़ा जाता है और श्याम से फुसफुसा कर कहता है, भैया, सोहन भैया को तो हमने पहाड़ी पर भेज दिया, लेकिन इस पिंकी की बच्ची का क्या करें? खोपड़ी खा रही है, रो रो कर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है इसने। इसका क्या करें? तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका भी इलाज है। तू बस मेरी बुद्धि का कमाल देख। देख अब बेटा कि मैं क्या करता हूँ। अपने भाई सुंदर से ऐसा कहकर श्याम पिंकी से कहता है, अरे मेरा पिंकी बेटा बच्चा, बस 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 बस। पिंकी बेटा, पहाड़ी वाले बाबा ने कहा था कि सुमित्रा भाभी यानी कि तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए उनकी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी बेटा। कैसी शर्त चाचा? बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए? पता है पिंकी बेटा, बाबा ने दूसरी शर्त में कहा कि तुम्हारी माँ की बिटिया यानी कि तुम, पिंकी बेटा को अभी शादी करनी होगी। हाँ, तभी जाकर तुम्हारी माँ की जान बच पाएगी
अब बेटा अगर दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई तो तुम्हारे पिताजी की मेहनत बेकार और तुम्हारी माँ, फिर तो हम क्या ही कहेंगे। लेकिन चाचा, मैं ऐसे किसी से भी शादी क्यों कर सकती हूँ? और मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और किसी से प्रेम भी करती हूँ। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करूँगी। अच्छा, तो पिंकी बेटा, क्या तुम अपने माँ को मर जाने दोगी? क्या चाहती हो कि तुम्हारी माँ मर जाए? अरे तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ के लिए तपस्या करने के लिए गए और तुम अपनी जिद में आकर अपनी माँ को मरने दोगी? कैसी बेकार बेटी हो भाई। छी 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 छी, क्या बेकार औलाद हो तुम। नहीं चाचा, मैं अपनी माँ को मरने देना नहीं चाहती। आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। अपने चाचाओं की बात सुनकर पिंकी रोते हुए अपने प्रेमी के पास जाती है और अपने प्रेमी से जाकर कहती है, रघु, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए अपने चाचा के कहे अनुसार जल्दी शादी करनी होगी। पिंकी की बात सुनकर उसका प्रेमी रोने लगता है और पिंकी घर लौट आती है और अपने चाचा से आकर कहती है, ठीक है चाचा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहोगे मैं उससे ही शादी करूँगी। पिंकी की बात सुनकर श्याम और सुंदर बहुत खुश होते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में, भैया हमने शादी के लिए तो बोल दिया, लेकिन हम ऐसा आदमी लाएंगे कहाँ से जिससे इस पिंकी की शादी हो सके? क्योंकि इस गांव में किसी भी आदमी से तो नहीं कर सकते ना, वरना राज दरबार तक खबर पहुंच जाएगी और हमारी शिकायत हो जाएगी, वो भी महाराज से सीधा। ये बात तूने बिल्कुल पते की कही है। मैं भी वही सोच रहा था। इतनी जल्दी अनजान दूसरे गांव का आदमी कहाँ से लेकर आए जो दूल्हा बन सके? क्या करे? सुंदर और श्याम दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें गांव के नुक्कड़ पर एक फकीर दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और कुछ सोचकर उसके पास जाते हैं। ओए बुड्ढे, ओए, अरे ऊपर तो देख। ये बता, शादी करेगा? बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल कच्ची उम्र की लड़की है, मजा आ जाएगा। बोल, करेगा शादी? हाँ, बिल्कुल, मैं तो शादी करूंगा। ए बुढ़ावे, इतना भी लालच अच्छी बात नहीं है, जरा आराम से। लो भैया, शादी के लिए दूल्हा मिल गया। अब हमारे और हमारी अमीरी के बीच का एक और कांटा हमेशा के लिए निकल गया। बस सुंदर, अब सारा पैसा हमारा, सारा खजाना हमारा और हमारे भाई की पूरी जमीन जायदाद वो भी हमारी। दोनों भाई खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन चुपचाप मंदिर में पिंकी की शादी उस बूढ़े फकीर आदमी से कराने की कोशिश करते हैं। चाचा, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं कर सकती। चाचा नहीं, मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो, मुझे बचा लो, मेरा जीवन नरक मत बनाओ चाचा। हाँ ठीक है, मत कर शादी, मर जाने दे अपनी माँ को। अब तेरी माँ को बचाने की यही तो उम्मीद थी। सोच पिंकी सोच, तेरी शादी करने से माँ ठीक हो सकती है, नहीं तो मर जाएगी। अरे छी 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 छी, क्या बेकार बिटिया है। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है पिंकी? क्या अपनी माँ के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती? कैसी बेकार है। छी 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 छी। पिंकी रोती है, गिड़गिड़ाती है और कई बार श्याम और सुंदर से हाथ जोड़कर गुहार लगाती है, लेकिन श्याम और सुंदर उसे उसकी माँ की जान का वास्ता देकर शादी करने को मजबूर कर देते हैं और पिंकी मजबूरी में उस बुढ़े इंसान से शादी कर लेती है। चाचा, अब तो मैंने आपकी बात मानकर शादी भी कर ली, अब तो माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ पिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम अभी अपने पति के साथ जाओ, ठीक है? इसके बाद पिंकी बेमन से उस बुढ़े फकीर आदमी के साथ चली जाती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या, मेरी माँ की जिंदगी तो बच जाएगी। कम से कम अब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी, मेरे लिए इतना ही काफी है।
पिंकी के जाने के बाद श्याम और सुंदर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह श्याम भैया क्या बंसी बजाई भैया, बड़ा मजा आया। आपकी तरकीब तो काम कर गई भैया, दोनों बाप बेटी चले गए, अब बची है ये बीमार भाभी, जो कुछ ही दिनों में अपने आप ही हो जाएगी भगवान को प्यारी। उसके बाद सारी धन दौलत हमारी हमारी हमारी। अरे बस कर रे, ज्यादा खुश मत हो। अरे बस रे, बस बस, बातें करता रहेगा या खजाना भी ढूंढेगा? सोच कर देख, सोहन राजा का खास सलाहकार है, ऊपर से पूरे गांव के सभी लोग अपना सारा धन और जमीन जायदाद सोहन के पास ही रखते थे। जरा सोच कर देख कितने सारे सोने के सिक्के और अशर्फियां हमें मिलने वाली है, अब समझा? इसके बाद श्याम और सुंदर दोनों अमीर होने का सपना देखने लगते हैं। तभी श्याम सुंदर को डांट कर कहता है, अरे सपनों की दुनिया से बाहर निकल और खजाना ढूंढ, यहीं कहीं घर में होगा, पता नहीं कहाँ खो जाता है। चल 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 जल्दी कर। इसके बाद दोनों भाई पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी एक दमड़ी तक नहीं मिलती। हे भगवान, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, जबकि इस घर में तो ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने, अशर्फियां होनी चाहिए थी। क्या बताऊं, क्या बताऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भाई हमें ही चूना लगाकर चला गया, मतलब कहीं हमारी बुद्धि हम पर ही तो नहीं भारी पड़ गई भैया? ये बता, तू जब भी बोलेगा मनहूस ही बोलेगा क्या? जरा सोच समझ कर तो बोल। चल अब ढूंढ, यहीं कहीं होगा सब कुछ, ढूंढ। दोनों भाई आपस में बात करते हुए परेशान हो ही रहे होते हैं। तभी सुमित्रा को होश आता है और वो खांसने लगती है। उसे खांसता हुआ देखकर अब तो तू ही बताएगी कि तेरे पति ने इतनी सारी धन दौलत को कहाँ छुपा कर रखा है। रुक जा। भाभी भाभी भाभी, हमारी प्यारी भाभी, बताओ कहाँ छुपा रखा है धन दौलत भैया ने, बताओ भाभी। लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? और पिंकी कहाँ है? भाभी, भैया तो आपकी सलामती के लिए 11 दिन का यज्ञ करने पहाड़ी गए हैं और पिंकी को हमने ब्याह दिया। बहुत अच्छे घर में है वो, बहुत सुखी है। अब भाभी, आपकी दवा भी तो लानी है ना, आखिर हम भी तो आपका परिवार है ना, तो आपका ख्याल रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है ना। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो पूंजी गांव वालों और मेरे पति की मेहनत की, खून पसीने की कमाई है। अरे तो हम कौन सा आपके पति की पूंजी खा जाएंगे, आपका इलाज ही तो कराएंगे ना, अब तो बता दो भाभी। श्याम और सुंदर बार बार सुमित्रा को मजबूर करते हैं, जिससे सुनाई उनके इरादे भाग जाती है। लेकिन श्याम को सुमित्रा पर गुस्सा आ जाता है और फिर, अरे चल रे, चुप उल्टा कहीं की, ये बीमार पड़ी है लेकिन जबान ऐसे चल रही है कैंची की तरह। बहुत हो गया प्यार प्यार से। चल अब बता, कहाँ तेरे पति की सारी धन दौलत रखी हुई है? कहाँ छुपा रखी है बता, कहाँ छुपा रखी है बता। हमारे प्रिय भाई ने अपनी सारी दौलत कहाँ छिपाई है बता, नहीं तो मैं गला दबा दूंगा तेरा, बता। तुम दोनों भाई के नाम पर कसाई हो। तुमने न केवल मेरे पति के साथ धोखा किया, बल्कि मेरी मासूम सी बच्ची का जीवन भी बर्बाद कर दिया। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने पति की मेहनत की कमाई के बारे में बता दूंगी? कभी नहीं। बताना तो तुझे हर हाल में पड़ेगा। आखिर भाई की दौलत पर भाई का ही हक होता है और हमने अपना हक छीना है। अपना हक लेने में कैसी बुराई है? तुम लोगों ने चालाकी करके मेरे पति के साथ धोखा किया और मेरे पति के पास जितनी भी दौलत है वो सभी गांव वालों की अमानत है। अगर गांव वालों की अमानत का कुछ भी हुआ ना, तो ना केवल मेरे पति की बदनामी होगी, बल्कि गांव वाले मिलकर हमें मार देंगे। इसीलिए मैं कभी भी तुम्हें गांव वालों की मेहनत की कमाई के बारे में नहीं बताऊं। श्याम गुस्से में सावित्री को थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे तेरी तो,
ऐसे कैसे नहीं बताएगी? अगर तूने हमें नहीं बताया तो मरना तो तुझे वैसे ही पड़ेगा, नहीं तो। तुम कुछ भी कर लो, मैं गांव वालों की अमानत तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। सुमित्रा की बात सुनकर श्याम को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाई मिलकर सुमित्रा का गला दबाकर उसे जान से मार देते हैं। अरे अरे भैया, ये क्या कर दिया? आपने तो भाभी को जान से मार दिया। अरे रे 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 रे। अगर किसी को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, गांव वाले मिलकर हमें जान से मार देंगे। भैया, ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? अरे 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 अरे, इतना डर क्यों रहा है? चल जल्दी से छुपा हुआ खजाना ढूंढ, यहीं कहीं होगा। फालतू में नौटंकी कर रही थी, मार दिया उसको। चल खजाना ढूंढ। इसके बाद दोनों भाई पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। इतना सारा जुगाड़ लगाया, सोहन को पहाड़ी भेज दिया, पिंकी की शादी एक बुढ़े से कर दी, बीमार सावित्री को जान से मार दिया, लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। अरे लेकिन हम खाली हाथ तो नहीं रह सकते भैया। क्यों ना हम सुमित्रा की लाश को ठिकाने लगाकर इस घर को बेच दें? क्या कहते हो? अरे 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 अरे, वाह मेरे छोटे भाई, नजर ना लगे तुझे, क्या तरकीब बताई। आज ही पड़ोस के गांव के साहूकार के पास मकान का सौदा करते हैं और इस लाश को इसी घर के आंगन में गाड़ देते हैं। उसके बाद दोनों भाई सुमित्रा की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और शाम के समय ही पड़ोस के गांव में जाकर साहूकार के पास घर को बेच आते हैं। 11 दिन बीतने के बाद हरिओम हरिओम हरिओम। अब तक तो सुमित्रा ठीक हो गई होगी, पिंकी बिटिया भी इंतजार कर रही होगी। जल्दी जल्दी से घर चला जाता हूँ। हरिओम 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 हरिओम। 11 दिन की तपस्या के बाद सोहन अपने घर लौटता है और जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसता है, हैं? अरे तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी और मेरी बिटिया पिंकी कहाँ है? अरे 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 अरे, ऐसे किसी के घर में कैसे घुसे आ रहे हो? कौन हो? कहाँ से आए हो? और मेरे ही घर में घुसकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अरे भैया, ये मेरा ही घर है। आप बताओ कि आप कौन हो? सुमित्रा और पिंकी कहाँ हैं? और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे हो सकता है ये घर पहले जिनका था, ये लोग उनके रिश्तेदार हो। आप शांति से इनसे बात कीजिए जरा। हाँ, तुम सही कह रही हो। सुनो भैया, अब ये घर हमारा है। अभी हमने 8 दिन पहले ही इस घर को श्याम और सुंदर नाम के 2 भाइयों से खरीदा है। दोनों भाई इस घर का सौदा काफी जल्दबाजी में और काफी सही दाम में मुझसे करके चले गए, तो ये घर मेरा हो गया। क्या? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरे दोनों भाई कितने धोखेबाज निकले। दोनों ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया। मुझे बिना बताए मेरा घर बेच दिया। हे भगवान। इसके बाद सोहन परेशान होकर अपने भाइयों के घर की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में श्याम और सुंदर उसे देख लेते हैं। अरे ये तो वापस आ गया। ये सुंदर, अगर इसने हमारी पोल खोल दी तो पूरे गांव वालों को बता देगा और फिर गांव वाले हमें जान से मार देंगे रे। अरे तो भैया, क्यों ना हम इसे ही फंसा दें? क्या कहते हो? आए हाय, नजर ना लगे मेरे छोटे भाई, यही तो मैं भी सोच रहा था। चल तू मेरे साथ, आजा 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 आजा। इसके बाद श्याम और सुंदर दोनों सोहन के पास जाते हैं और सोहन से कहते हैं, मेरे बड़े भैया, बड़े बड़े भैया, सोहन भैया, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है भैया, आपके जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ? ए, तुम दोनों अब बातें मत बनाओ। मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों ने क्या चाल चली है। पहले ये बताओ कि सुमित्रा और पिंकी कहाँ हैं? पिंकी? सुमित्रा? अरे हमें क्या पता भैया की भाभी कहाँ है। आपकी पत्नी है, आपको पता होगा। अरे अरे अरे, लेकिन मैं सुमित्रा और पिंकी को तुम्हारे भरोसे ही छोड़कर गया था। तुमने जैसे मेरा घर बेच दिया, कहीं मेरी पत्नी और बच्ची के साथ भी तो कुछ गलत नहीं कर दिया? बोलो श्याम,
बताओ सुंदर, क्या किया तुमने? बोलो। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा अपनी पत्नी और बेटी के साथ, और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अरे करो तुम और भरे हम। तुम जैसे धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। कहीं तुम गांव वालों की अमानत का पैसा हड़पने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हो? क्यों भाई लोग, सुन रहे हो सब लोग? धोखेबाज मैं नहीं, तुम दोनों हो। तुमने धोखा दिया। तुमने धोखे से मुझे पहाड़ी पर भेजा, मेरा घर बेच दिया, और न जाने मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया है। मैं पूछता हूँ, बता, कहाँ है मेरी पत्नी और पिंकी? बता। अरे हाँ हाँ हाँ, दिया हमने धोखा। हमने तुम्हें पैसों के लालच में नीलगिरी पहाड़ी पर भेजा। तुम्हारी बेटी पिंकी की शादी एक बुढ़े से करा दी और तुम्हारी पत्नी को भी मार दिया। जा, लेकिन धोखा तो तुमने भी हमें दिया। तुम भी अपना सारा पैसा और गांव वालों की जमा पूंजी हमसे छिपा कर जाने कहाँ रखे हुए हो। ये भी तो तूने धोखा किया ना, क्यों? ओ, तो ये बात है। निकम्मों, धोखेबाजों, आस्तीन के सांपों, मैं गांव वालों को और राजा को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तुम दोनों को सजा मिलेगी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, चिल्ला चिल्ला कर सबको बताओगे क्या? जरा सोचो तो सही, तुम्हारी ये बात मानेगा कौन? अब तुम हमारे साथ गांव वालों के सामने चलोगे और हम तुम्हारी सच्चाई गांव वालों को बताएंगे। इसके बाद श्याम और सुंदर दोनों मिलकर जबरदस्ती सोहन को पकड़कर गांव की चौपाल में ले जाते हैं और गांव वालों को इकट्ठे करके उनके सामने पेश करते हैं। गांव वालों, देखो, जिसे तुम अपना हितैषी समझते थे वो तुम्हारे सारे पैसे लेकर हजम कर गया। इसने अपनी बेटी की शादी एक बुढ़े से कर दी और अपनी पत्नी को भी जान से मार दिया इसने। और अब भोला बनकर नाटक कर रहा है और हमें धोखेबाज बता रहा है, जबकि हमने तो इसे कई बार समझाया था कि गांव वालों का पैसा, उनके गहने, उनकी जमीन जायदाद, उनकी मेहनत की कमाई है। इस तरीके से बर्बाद ना करे। ना कर भैया, ना कर भैया। लेकिन भैया कहाँ सुनने वाला था, इसने तो उल्टा हमें दपटा, डांटा। हे भगवान, मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए जितना पैसा जोड़ा था सारा कुछ इस सोहन के पास ही तो गिरवी रखा था। मेरी तो जमीन के कागज भी इसी के पास रखे हैं। मैंने इस पर कितना भरोसा किया था। और नहीं तो क्या, और मेरे सिक्के और मेरी पत्नी के सारे गहने सब इसी के पास, इसके विश्वास पर रखवाए थे। हे भगवान, हे भगवान, हम तो लुट गए रे, लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हमारा क्या होगा? ये तो हमारा गुनहगार निकला। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो। श्याम और सुंदर के भड़काए में आकर सारे गांव वाले सोहन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी सरपंच जी कहते हैं, अरे बस बस गांव वालों, बस। ये पूरे गांव का ही गुनहगार है और इस गांव का फैसला राज दरबार में ही होगा। न जाने इसने राजा के दरबार में कितना घपला किया होगा। चलो सभी चलते हैं महाराज के पास, चलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अब तो राजा ही इसका फैसला सुनाएंगे। हाँ, चलो। चलो चलो। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि ये मेरे दोनों भाई ही धोखेबाज हैं। इन्होंने धोखे से मुझे सुमित्रा की तबीयत सही करने का लालच देकर नीलगिरी पहाड़ी पर यज्ञ करने के लिए भेज दिया और पीछे से मेरी बेटी की शादी एक बुढ़े से कर दी और मेरी पत्नी सुमित्रा को जान से मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर सोहन रोने लगता है। अरे इसके घड़ियाली आंसू तो देखो। अब तो तुम ये भी कहोगे कि हमने तुम्हारी सारी दौलत भी हड़प ली। अगर ये सच है तो बताओ जरा, कहाँ है हमारे पास दौलत? हम तो आज भी फकीर हैं। बात करते हो। मुझे नहीं पता, नहीं पता तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है,
लेकिन मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सोहन रोने लगता है, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं होता और गांव वाले उसे राजा के दरबार में लेकर जाते हैं और राज दरबार में पेश करते हैं। महाराज, देखिए हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। हमने इस सोहन पर भरोसा करके इसके पास में अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी धन दौलत, सोना चांदी रखवाया था, लेकिन अब ये मुकर गया। अब आप ही हमारा न्याय कीजिए हुजूर, न्याय कीजिए। जी हाँ हुजूर, ये तो इतना नीच पापी है कि इसने अपनी खुद की ही पत्नी को जान से मार दिया और अपनी बेटी की शादी एक गरीब बूढ़े फकीर से कर दी। और इतना ही नहीं हुजूर, ये तो हम दोनों पर भी इल्जाम लगा रहा है कि हमने ही इसकी पत्नी और इसकी बेटी के साथ गलत किया और इसे धोखा दिया है। हाँ महाराज, इसे तो अभी के अभी फांसी की सजा देनी चाहिए। इसने न केवल अपने परिवार के साथ गद्दारी की, बल्कि ये तो पूरे गांव का भी गुनहगार है। हाँ, हमें हमारा पैसा, जमीन और गहने दिलवाइए हुजूर, और इस मक्कार धोखेबाज को फांसी पर चढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, हमें न्याय चाहिए हुजूर, हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। अरे रुक जाओ, लेकिन मेरी बात भी तो कोई सुन लो। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वालों की बातें सुनकर राजा को गुस्सा आता है और वो सोहन को अपनी सफाई में बोलने तक का मौका नहीं देते और ऐलान करते हैं कि सोहन को अगले ही दिन सांझ में फांसी दी जाएगी। इसके बाद सोहन को कारावास में डाल दिया जाता है और उसके बंदी बनने के बाद श्याम और सुंदर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखा सुंदर, देखा, मैंने कितनी चालाकी से उस सोहन को भी अपने रास्ते से हटा दिया। अगर हमें दौलत नहीं मिली तो क्या हुआ, हम अपनी जान तो बचा पाए। देखा मेरी बुद्धि का कमाल। है, अब नजर ना लगे मेरे बड़े भैया को। आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। अगर गांव वालों को गलती से भी हम पर शक हो जाता, या राजा को गलती से भी ये पता चल जाता कि हमने ही सोहन को धोखे से पहाड़ी पर भेजा था और लालच में आकर उसकी पत्नी को मार दिया और उसकी बेटी की शादी बूढ़े से करा दी और सोहन का मकान भी बेच दिया, तो हमारी खैर नहीं होती। चलो, हमारे रास्ते के सभी कांटे निकल गए और मकान बेचकर जो पैसा मिला है उसी से ऐश करेंगे। चल, अब कल का इंतजार करते हैं। चल। अगले दिन राज दरबार की कारावास में सोहन की फांसी की तैयारी होती है, लेकिन तभी उसकी बेटी और वो बुढ़ा फकीर वहाँ आ जाते हैं। यहाँ सोहन को फांसी दी जा रही होती है। पिंकी और उसके पति को देखकर श्याम कहता है, अरे ये यहाँ कैसे आ गई? हमने तो तुम्हें इस बुढ़े फकीर के साथ भेज दिया था। हमें तो लगता था कि अब तक तो ये परेशान होकर मर गई होगी, लेकिन ये तो जिंदा है। अरे भैया, कहीं ये हमारा भांडा ना फोड़ दे। तू डर मत, शांति से काम ले, शांति से। किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी पिंकी राजा से कहती है, राजा, मेरे पिता निर्दोष हैं। उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये सारा मेरे चाचा का किया धराया है। अच्छा, तो अब बेटी आई है बाप की हिमायत लेने। अरे गांव वालों, जरूर हम सबके पैसे इसी पिंकी ने अपने पास छुपा कर रखे होंगे। सभी लोग इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। श्याम और सुंदर गांव वालों को पिंकी के खिलाफ भड़का देते हैं। वैसे ही गांव वाले पिंकी की तरफ आते हैं। तभी सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। सोहन को हंसता हुआ देखकर राजा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुमको तो फांसी लगने वाली है, तो तुम इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए? महाराज, अभी तक केवल मेरे भाइयों ने ही तकदीर का खेल खेला था, लेकिन भाग्य का खेल मेरी तरफ से खेलना बाकी है।
मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखेबाजी की, लेकिन मैं अब इनकी पोल पट्टी खोलूंगा। बेटी, अब तू सच्चाई दिखा सच्चाई तू। सोहन के इतना कहते ही पिंकी का पति, जो एक गरीब बुढ़ी जैसा लग रहा था, अपनी नकली दाढ़ी मुंह छटाता है और एक सुंदर युवक बन जाता है, जिसे देखकर अरे कन्हैया, अरे कहाँ चला गया था तू? मुझे तो लगा कि तू तो शहर चला गया है। जी नहीं, दरअसल में मैं और कन्हैया एक दूसरे से प्रेम करते थे और हमने एक दूसरे से ही शादी की है। पूरा सच आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं तालाब के किनारे मंदिर में बैठकर सावित्री के लिए प्रार्थना कर रहा था भगवान से, तभी इन दोनों ने मुझे धोखे से नीलगिरी पहाड़ी पर जाने के लिए कहा। लेकिन जब मैं नीलगिरी पहाड़ी पर जाने के लिए रास्ते में पहुंचा तो मुझे याद आया कि अरे, मैं तो श्याम और सुंदर को गांव वालों की अमानत का हिसाब बताना तो भूल ही गया। अरे हाँ, अगर मेरे पीछे से किसी को जरूरत पड़ी तो बेचारे गांव वाले तो परेशान हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, उन्हें सारी व्यवस्था बता कर आता हूँ। ये सोचकर सोहन वापस लौटकर उस तालाब के किनारे आता है और वो अपने भाइयों को बात करता हुआ सुन लेता है। हाँ, देखा सुंदर, कैसे बनाया बेवकूफ उसको, और राजा इस बेवकूफ को अपना सलाहकार मानता है। और ये बेवकूफ हमारी सलाह से बहकावे में आ गया। क्या खाक सलाहकार, ये तो ऐसा सलाहकार है जैसे गुड़ को देखकर चींटियां लपलपाती हैं, ये लपलपाते हुए पहाड़ी में चढ़ा गया। हाँ भैया, सही कहा आपने। अब सोहन भैया की सारी जमीन जायदाद और गांव वालों की सारी दौलत, सोने चांदी के सिक्के कहने सब हमारे होंगे। हाँ, हे भगवान, तो इन दोनों की ये धोखेबाजी है। ये मुझे धोखे से पहाड़ी पर भेजकर गांव वालों का सारा पैसा, धन दौलत और जमीन जायदाद हजम करना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद सोहन छोटे गांव के रास्ते से अपने घर पहुंचकर अपनी बेटी को सारी बात बताता है। लेकिन पिताजी, मैं तो कन्हैया से प्रेम करती हूँ और मैं शादी उसी से करूंगी। हाँ बेटी, तो चिंता मत कर, तेरी शादी कन्हैया से ही होगी। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना। हाँ। इसके बाद सोहन कन्हैया को भेष बदलकर फकीर के रूप में गांव के बाहर नुक्कड़ पर बैठने के लिए कहता है। श्याम सुंदर उसे फकीर समझकर उसी की शादी पिंकी से कर देते हैं। इसके बाद सोहन जल्दी जल्दी अपने घर से गांव वालों का खजाना और उनकी अमानत लेकर गांव के मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके उसमें गाड़ देता है। आप यहाँ से चलो, अच्छा है, मैंने अपने भाइयों की सच्चाई का पता तो लगाया। अब कम से कम गांव वालों का खजाना यहाँ सुरक्षित रहेगा। मैंने अपने धोखेबाज भाइयों की वजह से अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैंने गांव वालों का खजाना बचा लिया, अपनी बेटी का जीवन बचा लिया, लेकिन मेरी अर्धांगिनी, मेरा प्यार, मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ओ भैया, ओ हमको क्यों फंसा रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महाराज, ये महज एक कहानी है, आप हमारा यकीन कीजिए। गांव वालों हमारा यकीन करो, हम तो खुद आपके पास इसको पकड़ कर लेकर आए थे। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। ये दोनों बाप बेटी हमें मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहानी बना रहे हैं महाराज। हाँ, श्याम भैया ठीक कह रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। ये दोनों बाप बेटी मिलकर हमें गलत साबित करने में लगे हुए हैं। श्याम और सुंदर दोनों अभी भी अपनी बुद्धि की चालाकी का इस्तेमाल कर सफाई देने में लगे होते हैं। इतनी देर में पिंकी गांव वालों का खजाना और उनकी अमानत लाकर राजा के पास पेश कर देती है। ये लीजिए राजा जी, आपका और आपकी प्रजा की अमानत। मेरे पिता निर्दोष है
उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अपना खजाना देखकर और सोहन को रोता देखकर गांव वालों का आक्रोश बढ़ जाता है, जिसे देखकर श्याम और सुंदर दोनों भागने की कोशिश करते हैं और उन्हें भागता देखकर पकड़ लाओ इन दोनों धोखेबाजों को और हमारे सामने पेश करो। इन दोनों भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने ना केवल भाई भाई के रिश्ते को कलंकित किया, बल्कि इंसानियत का भी कत्ल किया है। अगर सोहन को उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता तो न जाने ये हमारे साथ कितना धोखा कर देता। हाँ, हमें माफ कर दो सोहन। हमसे फैसले में गलती हुई। हमने तुम्हारा पक्ष सुने बिना ही तुम्हें सजा दे दी। तुम्हारे अच्छे काम के लिए हम तुम्हारी सराहना करते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का बलिदान देकर भी गांव वालों की धन दौलत, उनकी जमा पूंजी की रक्षा की। सोहन, तुम सच में महान हो। हाँ, सोहन भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम इन नीच दुष्ट श्याम और सुंदर की बातों में आ गए। ये दोनों वाकई में धोखेबाज हैं। इन्होंने अपनी भाभी को जान से मार डाला। जो अपने भाई के सगे न हुए वो हमारे सगे कैसे होते। हाँ, और अगर सोहन भैया नहीं होते तो ये हमारे जीवन भर की जमा पूंजी को हड़प लेते और अपनी भतीजी की शादी भी किसी अजनबी से कर देते। ऐसा कलंकित भाई तो भगवान किसी को भी ना दे। राम 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 राम। भाई है कि कसाई है। सभी गांव वाले श्याम और सुंदर को खरी खोटी सुनाते हैं। तभी राजा सबको शांत होने के लिए कहते हैं। अरे बस 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 बस, सभी लोग शांत हो जाओ। और श्याम और सुंदर, तुमने अपने भाई के साथ धोखेबाजी करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने इंसानियत को ही कलंकित किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद राजा श्याम और सुंदर दोनों को कारावास में डाल देते हैं और उन्हें आजीवन सजा देते हैं। बदले में सोहन को राजा के दरबार में मंत्री का पद मिलता है और साथ ही गांव में राजा उसको एक घर और काफी सारा पैसा उपहार में देते हैं। साथ ही उसकी बेटी पिंकी की शादी भी धूमधाम से करने का फैसला सुनाते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई भी फैसला दोनों पक्षों की सुनवाई के बिना नहीं करूँगा। और हाँ, मैं सोहन का गांव में सबके सामने सम्मान करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और